हाँ, आज हम लोग न्यू वर्ड पे डीबीएमएस का वाला लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जानेंगे हम लोग कि एसक्यूएल क्या होता है, नो एसक्यूएल क्या आता है, मतलब उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे कि डाटाबेस बेसिकली होता क्या है, कितने तरह का होता है। देखो इसमें बहुत सारा डाटाबेस है, हर का यूज जो होता है हर जगह अलग-अलग होता है। तो हम लोग देखेंगे आज कि किसका यूज कहाँ पे होता है। सबसे पहले एग्रीटो का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें पूरा तुम देख लेना, यही पूरा सिलेबस है। तो सबसे पहले आज हम लोग ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो ओवरव्यू मतलब ओवरव्यू में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ओवरव्यू में सबसे पहले हम जानेंगे कि डाटाबेस होता क्या है, व्हाट इज डाटाबेस, डाटाबेस क्या होता है, और हम लोग उसका हिस्ट्री जानेंगे, हिस्ट्री क्या होता है डाटाबेस का। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्यों यूज करता है डाटाबेस, वाई यूज। उसके बाद रियल टाइम में कहाँ यूज होता है डाटाबेस, रियल टाइम में कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये सब आंसर मिल जाएगा इस लेक्चर के बाद तुमको कि ये सब का आंसर क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एवरी डे मतलब हर दिन हम लोग कहाँ कहाँ डाटाबेस को यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर मान लो मैं जो होता है, मैं यहाँ पे न्यूबर्ट डॉट इन सर्च करता हूँ, तो न्यूबर्ट डॉट इन से बहुत सारी वेबसाइट होगी, न्यूबर्ट के नाम से बहुत सारी वेबसाइट होगी। तो हम लोग को इतना जल्दी जो होता है गूगल कैसे आंसर देता है कि हाँ यही वेबसाइट है, एकदम 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 कोई भी आंसर जो होता है वो एकदम परफेक्ट देता है। और बहुत ज्यादा टाइम भी बहुत कम लगता है। देखो यहाँ पे लिखा ना अबाउट 2 करोड़ समथिंग पूरा सर्च करेगा, उसमें बस कुछ सेकंड लिया, 0.48 सेकंड लिया। तो ये करता कैसे, इतना जल्दी कैसे कर लेता है। तो ये चीज करता है तो हम लोग बहुत लेस टाइम लगता है, उस चीज उसको आने में लेस टाइम लगता है और प्रिसाइज होता है। तो ऐसा होता क्या है, तो ये सब होता है ये एक कोई मैजिक नहीं है, ये है हम लोग का डाटाबेस जो इतना इंटेलिजेंट है। इसमें लिखा है इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज अ पावर इनक्रेडिबल फास्ट एंड इंटेलिजेंट डाटाबेस सिस्टम। मतलब हम लोग का डाटाबेस सिस्टम इतना स्ट्रांग है गूगल का कि अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो तुरंत एकदम प्रिसाइज मैनर पे आ जाता है। ठीक है, तो ये गूगल का समझ ले। इसके बाद डेली एग्जाम्पल हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे हम लोग रियल टाइम एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग कोई सब इंस्टा जब हम लोग यूज करते हैं तो इंस्टा में हम लोग का जो फीड शो होता है, हम लोग जो फीड्स होता है जो हम लोग देखते हैं वही अपडेट होता है। कैसे ये होता है, ये भी डाटाबेस होता है। डाटाबेस इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे ट्विटर पे अगर कोई भी हम लोग ट्वीट करते हैं, कोई भी हम लोग कुछ भी ट्वीट करेंगे तो या तो वो हम लोग का रिकमेंड करता है सबसे ऊपर, उसी के रिलेटेड जितना भी अलग अलग रहेगा ट्वीट वो हम लोग का रिकमेंड करने लगा। जोमेटो पे अगर कोई भी मान लो मैं कुछ भी कुछ भी ऑर्डर करता हूँ, कुछ भी ऑर्डर करता हूँ तो वो एकदम मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे आता है, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे आता है। एग्जैक्ट लोकेशन कैसे आता है, एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे आता है, ये होता है डाटाबेस से। मतलब इतना स्ट्रांग उसका डाटाबेस है कि वो वहीं पे एग्जैक्ट लोकेशन पे वो डिलीवर करता है। अगर मान लो इतने लोग करोड़ों लोग बीजीएमआई खेलते हैं, बीजीएमआई करोड़ों लोग खेलते हैं। अब मान लो मैं खेल रहा हूँ, तुम खेलो, कोई अलग खेला, मेरा हेल्थ कुछ अलग है और दूसरे का कुछ हेल्थ अलग है। तो ये कैसे होता है, ये सब मैनेज करता है, हेल्थ जो है एमओ का है, ये सब कैसे मैनेज होता है, ये सब पूरा डाटाबेस से मैनेज होता है। जहाँ रियल टाइम एग्जांपल देखना है, जैसे कि हम लोग का कॉन्टैक्ट ऐप होता है जहाँ पे हम लोग का हर लोगों का नंबर सेव होता है। जैसे कि ये जो डाटाबेस है ये टेबलर फॉर्म है। देखो इस जैसे ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें और 10 टेबल बना है, तो ये वाला कॉन्टैक्ट इसमें शो होगा, ये वाला कॉन्टैक्ट इसमें शो होगा, ये वाला कॉन्टैक्ट इसमें शो होगा। फिर जैसे हम लोग तुरंत कोई भी नंबर शो कर लेते हैं। और इसी तरह जो है हम लोग का व्हाट्सएप पे भी होता है, हर एक का कॉन्टैक्ट हर एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे बना होता है। ये पूरा ये डाटाबेस ही है, ये डाटाबेस ही है। मतलब हर चीज डाटाबेस में ही होता है। और देखो ये फोटो जो होता है, फोटो गैलरी होता है, ये बेसिकली मोंगोडीबी में स्टोर होता है। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर डाटाबेस नहीं बना होता है कि हाँ मेरे को इसी कॉलम इसी इसी में स्टोर करना है, ये कैसे कैसे भी स्टोर हो सकता है। तो ये सब जो है वो पूरा डाटाबेस ही है। मतलब जहाँ भी कुछ भी यूज होता है ये सब डाटाबेस का ही खेल है कि हम लोग इतना जल्दी कुछ भी स्टोर कर लेते हैं कि तुरंत नंबर सर्च करने पे आ ही जाता है, और कॉन्टैक्ट भी सर्च करने पे आ जाता है। तो ये सब पूरा डाटाबेस है। अब डाटाबेस जो है वो उसका लीगल डिफिनेशन क्या है, तो डाटाबेस इज नॉट जस्ट ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब ये बस तुम डाटाबेस का ये नहीं कर सकते कि तुम डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिए। इसका मतलब ये नहीं है अगर मान लो तुम डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिए तो तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डाटा, जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम तुम 1 करोड़ लोगों में स्टोर करिए तो तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एक सर्च पे मेरा नाम कैसे आया। तो इंटेलिजेंट और हाई स्पीड और इंटेलिजेंस से तुम कैसे मेरा नाम तुरंत ला सकते हो, कैसे सॉर्टिंग तुम कर सकते हो। तो ये एग्जैक्ट डिफिनेशन ये है। तो इसके बारे में डाटाबेस एग्जैक्ट डिफरेंस यही है, इसके बारे में देख लेना। अब अब देखो भैया क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मतलब हाउ हम इसके बाद हम लोग, मतलब तुम मेरा लेक्चर देखोगे तो इसके बारे में जान जाओगे कि कैसे गूगल जो है इतना फास्ट कैसे काम कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कोई भी हम लोग बैंक में ट्रांसफर कुछ भी पैसा करता है
तो कैसे इतना जल्दी पैसा को ट्रांसफर कर लेते हैं विदाउट, मतलब मैंने पैसा दिया और दूसरे के अकाउंट में क्यों नहीं जाता है, बस मेरे ही अकाउंट में कैसे आता है। तो ये सब डाटाबेस कैसे मैनेज करता है। नेटफ्लिक्स पे अगर कोई शो होता है, कोई तो रिकमेंड कर देते हैं, मैंने कोई एक चैनल की मूवी देख ली तो दूसरा भी चैनल उसी को रिकमेंड करेगा। तो ये कैसे होता है, नेटफ्लिक्स कैसे करता है। गेम में से तुमको मैं बीसीएमआई का एग्जांपल दिखाया कि मेरा हेल्थ अगर कम है तो दूसरे का हेल्थ उतना ही कम है, कैसे सब सेव होता है, एमओ कैसे सेव होता है, किलिंग पॉइंट कैसे सेव होता है। तो ये सब डाटाबेस से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब इसके बारे में तुम जान जाओगे, लास्ट तक जान जाओगे। ठीक है, तो अब इस डाटाबेस के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि डाटाबेस कैसे बना, कैसे इतने बड़े लेवल पे डाटाबेस आया। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो डाटाबेस था वो टेबुलर फॉर्म में था, मतलब एक टेबल के फॉर्म में था, देखो एक कार्ड के फॉर्म में है। और आज का डाटाबेस जो है वो गूगल में यूज होता है, इंस्टाग्राम पे यूज होता है, गूगल में मैं इतना फास्ट हो गया है कि कुछ भी मैं सर्च करूँ तो कुछ भी कुछ ही सेकंड में हम लोग को आंसर मिल जाता है। इतना फास्ट कैसे हुआ है ये, पहला तो स्टार्ट तो एक पेपर से हुआ था, तो इतना फास्ट कैसे हो गया। इंस्टाग्राम पे कोई फीड होता है, फीड के अनुसार हम लोग को तुरंत मिल जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन। बैंक में हम लोग का ट्रांजेक्शन इतना सिक्योर कैसे हुआ, कैसे इतना सिक्योर डाटाबेस हुआ। डाटाबेस का जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यूएस में हर साल 10 साल पे एक बार सेंसरशिप होता था 19th सेंचुरी में। तो एक सेंसरशिप को करने में उसको मैक्सिमम 8 ईयर लग जाता था। मतलब 10 साल हुआ नहीं कि दूसरा सेंसरशिप फिर से आ जाता था। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हरमन होरेथ एक साइंटिस्ट थे, उसने एक पंच कार्ड को बनाया जिसमें हर एक अलग अलग तरह का होल था। मतलब एक होल जो था वो मेल को सिग्निफाई करता था, दूसरा होल जो था वो फीमेल को सिग्निफाई करता था, और तीसरा होल अलग तरह का था, उसको मैरिड अनमैरिड को सेटिस्फाई करता था कि ये बंदा मैरिड है कि नहीं है। ठीक है, तो इस जो ये पंच कार्ड था इसको हम लोग रखते थे टेबुलर मशीन में। टेबुलर मशीन जो था वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस था, जिसमें टेबुलर मशीन को रखने से जो था शॉक जनरेट होता था। तो शॉक जनरेट होने से इसमें हम लोग को पता चला था कि कौन मेल है या फीमेल है या तो मैरिड है, ये भी पता हमको चला था। तो जो सेंसरशिप 8 साल में होती थी वो अब 2 साल में होने लगा। समझ गए। मतलब इस मशीन के आने से, टेबुलर मशीन आने से, पंच कार्ड के आने से जो सेंसरशिप 4 साल 8 साल लग जाता था उसको होने में, वो 2 साल में होने लगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब ड्रास्टिक चेंज था डाटाबेस में, कि इतना जल्दी कोई भी काम होने लगा। नहीं तो पहले पेन पेपर कॉपी से होता था, अब पंच कार्ड आ गया तो बहुत जल्दी काम होने लगा। तो ये बहुत बड़ा उस समय बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था डाटाबेस के हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद जो हॉलडेट जो इन्वेंट किए थे वो बहुत अपनी एक बड़ी कंपनी बना ली है, जिसका कंपनी का नाम उन्होंने रखा है टेबुलर मशीन कंपनी ना। बहुत बड़ा कंपनी बना लिया और बहुत सारे अलग अलग बिजनेस को वो सपोर्ट करने लगे। फिर आगे चल के उसका बहुत बड़ा नाम होता है, मतलब आज मतलब उस समय उससे बड़ी कंपनी अमेरिका में कोई थी ही नहीं। तो तुम भी जानते हो उसका नाम क्या है, बताओ। उसका नाम है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका नाम था। ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म था। उसके बाद पंच का आर्ट जो था वो उसके बाद डिक्रीज होने लगा, मतलब इसमें बहुत सारी कमियां आने लगी, क्या कि ये इनफ्लेक्सिबल था, मतलब इसको कहीं हम लोग रख नहीं सकते थे, मतलब स्टोर करके नहीं रख सकते थे, मतलब पूरा स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। और फ्रिजाइल भी था, फ्रिजाइल का मतलब था कि ये मुड़ जाता था और इसमें डाटा लॉस हो जाता था, बहुत दिक्कत होता था। मतलब कि तो इसके बाद पंच कार्ड को स्टोर करना बहुत मुश्किल हो गया था। पूरा घर जो था वो बिल्डिंग पूरा पंच कार्ड से ही भर जाती थी, और पूरा वेयर हाउस जो था पूरा पंच कार्ड से ही भर जाता था। तो इसमें बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम होने लगा। और कोई भी डाटा को अगर हम लोग को सर्च करना है तो पूरे पंच कार्ड में हम लोग कैसे सर्च करेंगे, इसमें सालों लग जाते थे कि मतलब एक डाटा को कैसे सर्च करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को दूसरा फेज आता है, सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आता है डाटाबेस में। वो था हम लोग का मैग्नेटिक टेप का। मैग्नेटिक टेप जो था वो पंच कार्ड को रिप्लेस करता है। देखो कैसे किया था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप था तो वो मैग्नेटिक टेप के अंदर पूरा अपना डाटा स्टोर करता था। ठीक है, 2000 कार्ड, देखो यहाँ पे लिखा है कि 2000 पंच कार्ड को मिलाते थे तो एक मैग्नेटिक टेप बनता था। मतलब समझ रहे हो तुम, 2000 से ज्यादा हम लोग अगर पंच कार्ड को मिलाएंगे तो एक मैग्नेटिक टेप बनता था उस समय। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। तो इसमें स्टोरेज जो था वो सब मतलब बेटर स्टोरेज था पंच कार्ड से। ठीक है, इजियर अपडेट हो जाता था। मतलब अगर पंच कार्ड को हम लोग को स्टोर करना था उसको टेबुलर मशीन में रखना पड़ता था, लेकिन इसमें जो था वो इनपुट आउटपुट जो था फास्ट होता था, टेबुलर मशीन से बहुत ज्यादा फास्ट होता था। ठीक है, तो ये सेकंड रिवोल्यूशन था उसमें डाटाबेस की। मैग्नेटिक टेप था, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि अगर मान लो मेरे का 1000 ईमेल आया। ठीक है, 1000 ईमेल में आया, अगर मेरे को तुम ईमेल किए हो तो मैं 1000 ईमेल में अगर हमको पढ़ना है ना, ठीक है, तो मेरे को सीरियल वाइज सभी ईमेल को पढ़ना पड़ता था। मतलब मैं पहले एक पढ़ूंगा फिर दूसरा पढ़ूंगा, मान लो तुम्हारा नंबर 100 है तो मैं सॉर्टिंग नहीं कर सकता था, मेरे को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा।
सॉरी, ठीक है। मतलब अगर तुमने मेरे को ईमेल भेजा, तुम्हारा नंबर 100वां है, तो मेरे को पहले से स्टार्ट करके मेरे को 100 तक जाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ा दिक्कत था। मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो पीपल्स डिस्कस करने लगे कि हम लोग अगर कोई मेरे को पर्टिकुलर कोई भी ईमेल या कोई भी डाटा चाहिए, तो मैं हम लोग इसको कैसे इन्वेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो इसमें तीसरा सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आता है, जो होता है वो रिलेशनल रिवोल्यूशन। मतलब इसमें कैसे हम लोग किसी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेरे को वो पर्टिकुलर डाटा चाहिए, तो हम लोग कैसे उसको तुरंत गैदर कर सकते हैं, मतलब तुरंत ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ईएफ कॉर्ड ने रिलेशनल डाटाबेस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें हम लोग कोई भी डाटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करते थे, ठीक है। मतलब अगर मेरे को कोई सा भी डाटा अगर हम लोग को खोजना है, मतलब किसी भी स्टूडेंट का आईडी जान दिए, तो हम लोग कहीं भी 1000 1 करोड़ में भी रहे, तो हम लोग तुरंत उसका इंफॉर्मेशन जा सकते थे। रिलेशनल डाटाबेस स्ट्रक्चर के बारे में ईएड कॉर्ड ने बताया कि हम लोग जब भी डाटा अब स्टोर करेंगे, तो इसके फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था उस समय, मतलब थर्ड सबसे बड़ा रिवोल्यूशन था। ये जो स्टोर होता था, वो होता था रो और कॉलम में, ठीक है, रो और कॉलम में। रो में बेसिकली हर एक, मान लो मेरे को स्टूडेंट का अगर कुछ भी सेव करना है उसका डाटा, तो हर एक स्टूडेंट का ये स्पेसिफिक रहता था, यूनिक था, रहता था। रो हर समय यूनिक रहता था, कॉलम जो था उसके बारे में रहता था। जैसे कि मैं इसमें मान लो कोई भी स्टूडेंट का मैं इसमें आईडी सेव कर दिया, इसमें ईमेल सेव कर दिया, और इसमें मैंने इसका कोड जो भी दिया है वो सेव कर दिया, तो मैं इससे रिलेशन भी बना सकता था कि अगर मेरे को दूसरे डाटा से इसको कनेक्ट करना है, तो मैं वो भी कर सकता था। रिलेशन का मतलब तो यही होता है बेसिकली कि मैं इस डाटा से 10-15 अलग अलग डाटा को मैं स्टोर मतलब देख सकूं। तो ये एक रिलेशन भी बनाता था। वो फॉरेन की अलग बात करेंगे हम लोग आगे आगे सिलेबस में, वो बाद में। तो ये अभी तो ओवरव्यू है कि रिलेशन डाटाबेस क्या करता था। तो ये बहुत बड़ा उस समय रिवोल्यूशन था, इसके बारे में भी रिलेशन डाटाबेस जब आया था, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन डेटाबेस के बारे में सबसे ज्यादा जो सबसे पहला था वो माई एसक्यूएल था। उस समय सबसे ज्यादा यूज होता था माई एसक्यूएल। और उसके बाद ओरेकल आया, उस ये भी रिलेशन डेटाबेस था। अब पोस्ट एसक्यूएल आया, पोस्ट एसक्यूएल सबसे अब सबसे ज्यादा यूज यही होता है, पोस्ट एसक्यूएल, ठीक है। उसके बाद रिलेशन डेटाबेस मॉडल गिव us to how to organize direct access, but how do we actually design। मतलब बेसिकली ये वर्ड ये कर रहा है कि रिलेशन डेटाबेस ने हमें बताया कि हम लोग कैसे किसी भी चीज को फोल्डर, किसी भी चीज को हम लोग टेबल और फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टेबल बना के इसमें कोई भी डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई एरर आ गया, कोई भी मैसेज, कोई भी अटैक कर दिया, कोई भी हैकर या कुछ भी अटैक हो गया, तो हम लोग कैसे उसको सेव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग का इंट्रोड्यूस होता है हम लोग का एंटिटी रिलेशनशिप ईआर मॉडल। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं द राइज ऑफ नो एसक्यूएल के बारे में। इसका मतलब ये है नहीं है कि जो एसक्यूएल था वो खत्म हो गया, नहीं। अब जो 21 सेंचुरी था उसमें जो था इंटरनेट का बहुत ज्यादा बूम हो गया। इसका मतलब कि हर लोग के पास टेलीफोन हो गया, हर लोग के पास अलग अलग तरह का डिवाइस हो गया, जैसे लैपटॉप हर लोग के पास हो गया, मोबाइल हर लोग के पास हो गया। इसकी वजह से हम लोग के पास बिग डाटा बहुत ज्यादा कलेक्ट होने लगा। बिग डाटा का मतलब होता है कि जो भी हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन में चैट करते हैं, या वीडियो बनता है, या हम लोग हर तरह से जो फोटो खींचते हैं, जो जीआईएफ होता है, ये सब जो होते हैं वो बिग डाटा में आता है। तो बिग डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग के पास जो टेबल था, या जो टेबल सिस्टम था रिलेशनल डेटाबेस, वो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता था। जहाँ पे हम लोग उसको स्टोर करते थे जिस कंप्यूटर में, वो तुरंत भर जाता था। तो इसकी वजह से हम लोग का जो हुआ वो नो एसक्यूएल का लाया गया, बिग डाटा को अच्छे से कलेक्ट करके रखने के लिए। जो नो एसक्यूएल था वो हर चीज के लिए अलग अलग डाटाबेस बनाता था। जैसे की वैल्यू डाटाबेस, की वैल्यू डाटाबेस कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? की वैल्यू डाटाबेस हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कंटेंट किसी का सेव करते हैं। मतलब अगर किसी का नंबर हम लोग सेव कर रहे हैं, तो उसका एक यूनिक की होगा, 1 2 और 3, इस तरह से एक यूनिक की होगा। तो वहां पे हम लोग की वैल्यू डाटाबेस यूज करेंगे। अब डॉक्यूमेंट डाटाबेस हम लोग कहाँ यूज करते हैं? अब डॉक्यूमेंट डाटाबेस हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब हम लोग कोई भी फेसबुक पे, अगर मान लो फेसबुक पे हम लोग हम लोग का रहता है, प्रोफाइल का पेज रहता है, और उसके बाद उसका कमेंट रहता है, उसका लाइक रहता है। तो वो सबको हम लोग एक ही डॉक्यूमेंट में एक साथ हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग उसके लिए यूज होता है डॉक्यूमेंट डाटाबेस। कॉलम फैमिली डाटाबेस का यूज होता है कि कॉलम फैमिली डाटाबेस का यूज होता है जब हम लोग कहीं भी हम लोग वीडियो शेयर करते हैं, या तो वीडियो हम लोग शेयर करें, फोटो शेयर करें, तो वहाँ फोटो शेयर करें, तो वहाँ पे हम लोग कॉलम फैमिली डाटाबेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब एसक्यूएल पूरी तरह से खत्म हो गया, अब बस नो एसक्यूएल नहीं।
दोनों एक साथ चलते हैं। जहाँ पे एसक्यूएल का यूज होता है वहाँ पे एसक्यूएल होता है, जहाँ पे नो एसक्यूएल का यूज होता है वहाँ पे नो एसक्यूएल होता है। जैसे कि मैं अगर नेटफ्लिक्स चला रहा हूँ तो जितने भी यूजर लॉगिन करेंगे उनका जो पूरा कंटेंट होगा वो पूरा हम लोग का एसक्यूएल डाटाबेस में स्टोर होगा, मतलब टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। और अगर जो हम लोग को वीडियो रिकमेंडेशन आता है या तो चैट होता है, रियल टाइम चैट होता है, मतलब जो भी लाइक होता है वो सब हम लोग का जो होता है वो नो एसक्यूएल में स्टोर होगा, यानी कि की वैल्यू या डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है। तो ठीक है, इसके आगे जो डाटाबेस का हिस्ट्री है बहुत बड़ा है। मतलब देखो, डाटाबेस तो बहुत तरह के होते हैं। अभी हम लोग बस दो तरह के डाटाबेस को डिस्कस किया है, जो एसक्यूएल होता है, नो एसक्यूएल होता है। अब के टाइम में जो है वो वेक्टर डीबी चल रहा है, वेक्टर डीबी चल रहा है, क्लाउड डीबी चल रहा है। उसके बाद अब न्यूरॉन लेवल से डाटाबेस चला गया, न्यूरॉन लेवल पे चला गया। तो अगर हम लोग इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो तो बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए कि इसके बारे में और भी डिस्कस किया जाए तो मैं दूसरा वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।